हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। 9th की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जो चैप्टर, उसका नाम था फोर्स। और फोर्स में हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में हम लोगों ने अबाउट द फोर्स पढ़ा था कि फोर्स क्या है। ठीक है, आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर जो है वो हमारे स्टार्ट होता है लॉज ऑफ मोशन से। लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम, जिन्हें लॉज ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं हम लोग। आप इसे अगर कहीं पढ़ोगे तो कुछ बुक्स में आपको लॉज ऑफ न्यूटन भी देगा, यानी न्यूटन के नियम। या देखो इसमें दिया गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और इसे कहीं पर पढ़ा जाता है लॉज ऑफ मोशन भी। ठीक है, न्यूटन साइलेंट कर दिया जाता है, तो इसमें खैर ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो है क्या कि अब जो न्यूटन थे, इन्होंने क्या किया था, तो बेटा इन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। और उसके लिए इन्होंने ये खोज कब की थी, तो बहुत एक सिंपल सी कहानी है, आप लोगों ने इसे सुना भी होगा कि न्यूटन साहब जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे, और वो पेड़ जो था वो सेब का था। तो सेब जो है वो जब पेड़ से टूट रहा था तो टूटकर वो नीचे गिर रहा था। तो इन्होंने थोड़ा यही सोचा कि ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फ्री होने के बाद, मुक्त होने के बाद कहाँ पर, यानी पृथ्वी की डायरेक्ट, पृथ्वी के सरफेस की तरफ ही क्यों आती हैं। तो इससे उन्होंने जो खोज की थी वो ग्रेविटी की खोज की थी, गुरुत्वीय त्वरण की खोज की थी। तो अब ये जो भी कुछ है वो हमारा सारा फोर्स जो है वो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है। कैसे उन्होंने इन नियमों को बनाया, इन नियमों में उन्होंने क्या रखा, इनकी बात करते हैं। तो फिलहाल न्यूटन ने 3 नियम दिए अबाउट द मोशन, यानी गति के बारे में। उनमें से जो पहला नियम है वो ये लिखा है, और इसमें हम लोग एक नाम और ऐड कर रहे हैं, दिख रहा होगा कि इसमें वर्ड लिखा हुआ है जड़त्व, इनर्शिया। ये तो इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लेकिन ये जड़त्व का नियम कब कहा जाएगा और क्यों कहा जाएगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो पहला नियम है उसकी बात करते हैं। देखो भाई, बल में हमने क्या पढ़ा था कि बल क्या है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यानी अवस्था में परिवर्तन का मतलब भी हमने सीखा था कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो स्थिर हो सकती है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में भी जा सकता है। ठीक है, और कुछ जगह हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो गति है उसकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम लोग थर्ड 3 लॉ में से पहला जो नियम पढ़ते हैं, वो नियम बहुत सिंपल सी बात बताता है। वो नियम हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर एक फुटबॉल जमीन पे रखी है, या मान लो एक पत्थर का टुकड़ा जमीन पे रखा है, तो वो रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा? जब तक आप उसे पैर से किक नहीं करोगे, जब तक आप उस पर लात नहीं मारोगे, जब तक आप उसे धक्का नहीं मारोगे, तब तक वो क्या रहेगा, जमीन पे रखा रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो इसी की जगह पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी गति कर रहा है, तो वो कंटिन्यू मोशन ही करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था ना फ्रिक्शन, तो हमने क्या बताया था कि अगर आप एक बुक को किसी डेस्क पे रखकर खींचते हो तो उसकी गति को कम करने के लिए उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स कहाँ लग रहा था? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट पे अभी एक फोर्स लग रहा है जिसकी डायरेक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की तरफ। और अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, विच इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हमने क्या नाम दिया था? घर्षण बल नाम दिया था। अगर इस गति करने वाले ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्सेस लगना बंद हो जाएं,
अगर ये दोनों फोर्सेस लगना बंद हो गए तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागता रहेगा। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागता रहेगा। अब ये रुकेगा कब? जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, कोई बाहरी बल लगेगा। देखो फ्रिक्शन भी बाहरी बल है और mg यानी वेट जो है ये भी कहाँ है, क्या है, बाहरी बल है। तो इन दोनों बलों के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है जो पहले गति में था वो अब धीरे धीरे किस पोजीशन पे आएगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा। तो ये जो लॉ था ये हमको पहला लॉ यानी पहला नियम दिया था न्यूटन ने। सिंपल सी बात बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी गति की अवस्था में है तो वो लगातार गति की अवस्था में ही रहेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट विरामा में है, विरामावस्था में है यानी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो कंटिन्यू रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। और कब तक रहेगा, यानी वो कब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपको पता है कि जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाहर से कोई बल लगेगा तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी जब कोई वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य लगाकर उसे बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए, जब तक उस पर बाहर से कोई बल लगाकर क्या उसे रोका ना जाए, यानी उसे रोकने की कोशिश ना की जाए। तो जड़त्व तो इसी के आगे बात करेंगे अब अगली। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट लॉ सिंपल हो गया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो कंटिन्यू विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। और कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, चलिए अगर आ गई है तो अब हम लोग पढ़ते हैं उस रीजन के बारे में जो ये बन रहा है, जिसे हमने नाम दिया है जड़त्व यानी इनर्शिया। ये दिया गया है, देखो। ठीक है, अब जड़त्व क्या है, तो बेटा जो परिभाषा हमने अभी पढ़ी थी वो हमारा पहला नियम था, और वही हमारे पास क्या था, जड़त्व है। यानी जड़त्व किसी वस्तु का वह कारक होता है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करे। विरोध करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगा, वो गति नहीं करना चाहेगा। बात समझ रहे हो ना, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, वो गति नहीं करना चाहेगा। अच्छा, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा, वो विराम में नहीं आना चाहेगा। तो हमें इसकी अवस्था को परिवर्तित करना है, और अवस्था को परिवर्तित करने का जो कारक होता है, जो रीजन होता है, उसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। यानी अवस्था में परिवर्तन करने का जो कारक होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व। ठीक है, देखो जड़त्व को किसी पिंड के उस गुण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विरामावस्था या सीधी रेखा में गति करने में किसी भी वस्तु के परिवर्तन का विरोध करता है। यानी गति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, या विराम में है तो विराम से गति में जाने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यानी अपनी अवस्था, जिस अवस्था में वो है उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो कारक होता है, जो कारण होता है, जो रीजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व। अगर अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो बेसिक अभी आपको जो पढ़ना है वो दो प्रकार, ठीक है ना। पहला जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। हालांकि एक तीसरा है जो आपको बड़ी क्लासों में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट इसका नाम दे दिया गया है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा का जड़त्व। तो देखो ये परिभाषा आपने पढ़ी थी, इसलिए मैंने इसको बताया है क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ रखी है। क्या, बल की, बल लगाने से किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो गति की अवस्था में आएगी, बल लगाने से अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो विरामावस्था में आ सकती है, या उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जड़त्व है वो कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के।
पहला हुआ विराम का जड़त्व, दूसरा हुआ गति का जड़त्व और तीसरा आ गया दिशा का जड़त्व। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो ये दी गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना वेटेड है, जितना द्रव्यमान उसका ज्यादा है, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। भाई सिंपल सी बहुत बात है कि अगर एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है, उसको आप फूंक मार के भी क्या कर सकते हो, एक उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वही बड़ी वाली आपको बॉल दे दी जाए प्लास्टिक की, उसको आप फूंक मारोगे तो क्या उसकी अवस्था में वैसे ही परिवर्तन होगा जैसे छोटी बॉल में हुआ? नहीं होगा, है ना। बात समझ रहे हो ना। यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होगा उसका इनर्शिया या उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको बिल्कुल इसी तरह से अपने दिमाग में रखना कि अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। जब आप 12th में आओगे या 11th में आओगे तो इसका एक फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी का भी इनर्शिया का जो मोमेंटम होता है, जो इसका गुण होता है, वो कितना होता है, mr² होता है। ठीक है, फिलहाल ये भी आपके पढ़ने की चीजें नहीं है, आपको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है और इनके रीजंस पता करने हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या पढ़ा था? जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का जो विरोध है, यानी परिवर्तन करने का जो विरोध है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? जड़त्व। यानी अवस्था परिवर्तन करने का जो विरोध या जो कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व आपके पास 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। एक इंपॉर्टेंट बात डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने वाली आ गई कि अगर वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी बहुत अधिक। चलिए अब बात करते हैं इसी के बाद में इनके भी जो हमने प्रकार पढ़े हैं उन प्रकारों को लिखने के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से, ये जो इनर्शिया है ऑफ रेस्ट यानी विराम का जड़त्व, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो भाई अब जो भी परिभाषाएं आएंगी वो सब आप थोक में पहले पढ़ चुके हो। मतलब देखो पहला क्या है, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्या बताएंगे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और वो विरामावस्था में है तो क्या होगा? तो भाई वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, और कब तक रहेगी? तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से हम बल ना लगाएं। ठीक है, तब तक रहेगी जब तक हम कोई बाहर से बल ना लगाएं, या बाहर से जब हम बल लगाएंगे तो ही वो अपनी विरामावस्था को परिवर्तित करेगी। ठीक है, तो उस इनर्शिया को यानी उस कारण को जो उसको विरामावस्था में रखना चाहती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व। उसे हम क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर एक वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, और कब तक रहना चाहेगी? जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से बल ना लगाएं। ठीक है, तो अब ये जो कारण होता है, ये जो रीजन होता है, इसे हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा कि अगर हम जाड़े के दिनों में कंबल को क्या करते हैं? साफ करते हैं। अब कंबल को साफ करते हुए आपने क्या देखा कि कंबल को लिया और हमने इस तरह से उसको टांग लिया, और टांगने के बाद फिर एक डंडे को लेकर हम क्या करते हैं? उस कंबल को पीटते हैं। अगर हम उस डंडे से उस कंबल को पीटते हैं तो क्या होता है? हम तो देखते हैं कि भाई उससे धूल निकल रही है ना, कंबल से धूल निकल रही है। ये क्यों निकल रही है? तो भाई सिंपल सी बात है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब हम कंबल पे डंडे को मारते हैं तो कंबल जो होता है वो डंडे के साथ में पीछे चला जाता है। कंबल डंडे के साथ में कहाँ चला जाता है? पीछे। और उसके अंदर जो धूल के कण हैं उसमें तो डंडा लगा नहीं। अगर उस पर डंडा नहीं लगा तो वो तो अपनी उसी जगह पर बने रहने की कोशिश करेंगे जहां पर वो थे। हमने क्या बताया? यही तो विराम का जड़त्व है, यानी वो उसी स्थान पर बने रहने की कोशिश करेंगे जहां पर वो थे। और अचानक जब कंबल पीछे गया तो वो जो धूल के कण थे उन्होंने कंबल का साथ छोड़ दिया, या कंबल ने उस धूल के कणों का साथ छोड़ दिया। अब जब साथ छोड़ा तो ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण वो कहाँ आने लगेंगे? नीचे।
आते हैं कि नहीं आते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो इसका पहला एग्जांपल तुमने बिल्कुल सिंपल सा दे दिया, ये लिखा है, यानी जब धूल के कणों को हटाने के लिए लटके हुए कालीन या कंबल को डंडे से पीटा जाता है तो, अब इसके आगे मैं बता रहा हूं, तो धूल के कण विराम अवस्था में बने रहने के कारण या अपने विराम के जड़त्व के कारण क्या होते हैं? कंबल से निकलकर बाहर गिर जाते हैं। क्यों, कब बाहर गिरते हैं? जब हमने डंडे से उस कालीन को या कंबल को पीटा, तो पीटने के बाद जो कालीन या कंबल होगा वो पीछे चला जाएगा और धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण वहीं बने रहते हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, और जब अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ चले आते हैं? नीचे। ठीक है, एक और सिंपल से एग्जांपल है जो आप सब ने अब तक अनुभव किया होगा। आप बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, बाइक में खूब बैठे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप बस या कार या बाइक पे बैठे होते हैं आराम से, और मान लो आपके साथ में जो चलाने वाले हैं वो अचानक उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। अब वो उन्होंने अचानक गाड़ी स्टार्ट की या अचानक उन्होंने चलना प्रारंभ किया, तो आपने देखा ना बहुत सारे लोग जब अचानक गाड़ी स्टार्ट होती है, चलना प्रारंभ करते हैं, तो जब शुरू हो रहा होता है तो वो कहाँ झुकते हैं? पीछे की ओर, है ना। हल्का सा काम मूव होते हैं पीछे की ओर। अब पीछे की ओर मूव होने का रीजन क्या हुआ? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझिएगा बहुत ध्यान से। होता क्या है कि जब व्यक्ति गाड़ी पे बैठा है तो गाड़ी विरामावस्था में है, अभी चल नहीं रही है, ठीक है। अच्छा, उसको चलाने वाला भी चल नहीं रहा तो वो भी विरामावस्था में है, साथ में आप बैठे हैं तो आप भी किस अवस्था में है? विरामावस्था में, ठीक है। अब गाड़ी चालक जो है उसने गाड़ी को क्या किया? चलाना प्रारंभ किया। अब जब वो गाड़ी को चलाना प्रारंभ कर रहा है तो गाड़ी विरामावस्था से किस अवस्था में आ रही है? गति की अवस्था में। चलाने वाले ने गाड़ी को पकड़ रखा है इसलिए वो किस अवस्था में आ रहा है? गति की अवस्था में। आपके शरीर का जितना भी भाग उस गाड़ी के टच में है वो भी किस अवस्था में आ रहा है? विरामावस्था से गति की अवस्था में। लेकिन जो भाग उस गाड़ी के टच में नहीं है, यानी हम बोलते हैं ना कि धड़ के ऊपर का जो भाग है, कमर के ऊपर का जितना भी भाग है वो सारा गाड़ी के टच में नहीं है ना। तो ये अभी किस अवस्था में रहता है? ये रहता है विराम अवस्था में, ठीक है। और गाड़ी गति की अवस्था में आ गई, गाड़ी को चलाने वाला गति की अवस्था में आ गया, और आपके शरीर का वो भाग जो गाड़ी के संपर्क में है, जो गाड़ी के टच में है, वो भी किस अवस्था में आ गया? गति की अवस्था में। लेकिन आपकी बॉडी तो अभी गति की अवस्था में नहीं आई, यानी वो अपनी गति की अवस्था में आने का विरोध करेगी, और उसे गति की अवस्था में आने में 1 सेकेंड, आधा सेकेंड या उससे भी कम समय लग सकता है। तब तक आपकी बॉडी जो है वो अपने गति में परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण आप कहाँ झुकते हैं? पीछे की ओर। यानी गाड़ी वाला आगे जाएगा और आप कहाँ जाओगे? पीछे की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे? ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था कि अगर जब बस या गाड़ी आगे की ओर चलने लगती है तो उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? पीछे की ओर गिरते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। यानी आप जब बस में बैठे होगे और बस वाले ने अचानक बस को चला दिया, आप बैठे हैं, बस भी खड़ी है और उसने अचानक बस को चला दिया। अब जब उसने अचानक बस को चलाया तो क्या होगा? बस गति में आ गई, बस को चलाने वाला गति में आ गया, और आपके शरीर का वो भाग जो उस बस के संपर्क में वो भी गति में आ गया। लेकिन आपका बाकी भाग जो उस बस के संपर्क में नहीं, वो गति में नहीं आ पाया, और जब वो गति में नहीं आ पाएगा तो वो कहाँ मूव करेगा? पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि वो विरामावस्था में रहना चाहता था। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरा। A bullet fired from a gun makes a small hole in the window। यानी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे टीवी पे सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं कि एक गन वाले ने क्या किया, कार के शीशे को क्या किया? गोली मार दी। कार के शीशे पे जब गोली मारता है तो आप देखते होंगे कि उस शीशे पे केवल एक छेद होता है ना। उस शीशे पे क्या होता है? एक छेद होता है, होल इन द विंडो, ठीक है। पेन while passing through it, but the stone striking the window pane breaks it into pieces। लेकिन अगर वहीं पर गोली ना मारकर कोई पत्थर मारा जाए, देखा है ना, बहुत सारे पिक्चरों में दिखाया गया, पत्थर से शीशे तोड़ रहे हैं, डंडे से शीशे तोड़ रहे हैं, है ना।
अगर इस तरह से हमने वहां पर पत्थर मार दिया या कोई डंडे का उपयोग कर लिया तो उसमें छेद नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर वो पूरा ग्लास जो होता है वो टूटता है, फिर वो पूरा ग्लास जो होता है वो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? तो सिंपल सी बात है, देखो होता क्या है कि जब बुलेट यानी गोली किसी गन से शॉट की जाती है तो उस बॉल का या उस बुलेट का जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कांच के संपर्क में बहुत कम समय के लिए आता है, वो कांच के संपर्क में बहुत कम समय के लिए आता है, यानी आएगा, आकर हिट करेगा और हिट करते हुए बॉल जो बुलेट होगी वो निकल जाएगी। अब आई, आकर उसने हिट किया और हिट करके निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भाग पे पड़ी थी उतने भाग को वो विरामावस्था से गति की अवस्था में ला पाई, और शेष भाग जो था यानी बाकी जितना कांच था उस कांच को वो विरामावस्था से बदल नहीं पाई। अब अगर पूरा कांच विरामावस्था में ही बना रहा और केवल इतना सा भाग जो है वो उस गोली के संपर्क में आया तो उतना ही भाग क्या होगा, टूटता है। लेकिन अगर हम कोई पत्थर का टुकड़ा लेते हैं या हम डंडे लेते हैं, डंडे से किसी को पीट रहे हैं, हॉकी से मार रहे हैं ग्लास को, तो क्या होता है? तो उस दौरान भैया होता ये है, पहली बात तो हम उस पत्थर का या उस डंडे की वेलोसिटी इतनी नहीं कर पाते हैं जितनी उस बुलेट की होती है, यानी उस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात ये हो गई कि हमने उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं की। अगर इतनी वेलोसिटी नहीं की तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जैसे हमने उस पत्थर को उठाकर कांच पे मारा, जैसे उस पत्थर को उठाकर हमने उस कांच पे मारा, तो क्या होगा कि पहले तो वो भाग गति में आने की कोशिश करेगा और उसके साथ में उससे जुड़े बाकी जितने भी कण होंगे वो सारे कण भी किस में कोशिश करेंगे, गति में आने की। अब चूंकि कांच है, कांच जो होता है वो फोल्ड नहीं हो सकता, मुड़ नहीं सकता है, तो क्या होगा, वो कांच तब टूटने लगता है। यानी उनकी कोशिश तो ये होती है ना कि वो विरामावस्था में रहें, पर विरामावस्था में रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया। अब फोर्स हमने कैसे लगाया? हमने ईंटे से लगाया, पत्थर से लगाया या डंडे से लगाया। अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी विरामावस्था को क्या करते हैं, बदलते हैं और किस में आने की कोशिश करते हैं, गति की अवस्था में। अब जो विरामावस्था को बदलकर वो गति की अवस्था में आने का प्रयत्न करते हैं तो क्या होता है, उनका इनर्शिया ब्रेक होता है, विरामावस्था से गति की अवस्था में आते हैं। अब चूंकि कांच के पार्टिकल मूव तो कर नहीं सकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तब वो क्या करते हैं, टूटने लगते हैं। तो विराम का जड़त्व तो समझ में आया कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी। अगर हमें उसकी अवस्था परिवर्तन करना है तो फिर हमें उस पर बाहरी एक बल की जरूरत पड़ती है, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 3 आपने कारण पढ़े। पहला कि अगर आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है और बस अचानक चलना शुरू हो जाती है तो जो भी यात्री होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, पीछे की ओर। दूसरा कि अगर हम धूल के कणों को हटाते हैं किसी कालीन से या कंबल से तो हमें डंडे का उपयोग करते हैं, और डंडा मारने के बाद जो धूल के कण होते हैं वो कालीन से बाहर आके गिर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा कि अगर हम किसी बंदूक से कोई गोली को चलाते हैं तो वो गोली जो होती है वो जब कांच को हिट करती है तो केवल एक छोटा सा छेद बनाती है। अगर उसी जगह पर हम कोई पत्थर का टुकड़ा मार दें तो क्या होगा, पत्थर का टुकड़ा मारने के बाद छेद नहीं होता है, पूरा कांच टूट जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो रीजन थे वो किसके थे, विराम के जड़त्व के। किसके थे, विराम के जड़त्व के। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि गति का जड़त्व क्या होता है भाई, है ना। गति का जड़त्व क्या होता है, तो बताओ भाई, गति का जड़त्व क्या होता है? अभी आपने पढ़ा ना विराम का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी, है ना। वो विराम में नहीं आना चाहेगी, है ना। वो विराम में नहीं आना चाहेगी और उसे विराम में लाने के लिए हमें बाहरी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तब हम बोलेंगे कि उसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो कारण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं।
ठीक है, हिंदी में बात करते हैं तो किसी पिंड या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो सीधी रेखा में अपनी गति को क्या करता है, जारी रखना चाहता है। ठीक है, परंतु जब उस पर कोई बाहुबल लगाया जाता है तो वो अपने कारण को क्या करता है, चेंज कर देता है। यानी वो अपनी गति को तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाहुबल ना लगे, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी गति का जड़त्व। अब दो बातें इसके एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले, जरा ये पहला एग्जाम्पल पढ़ो। कह रहा है कि अगर हम तेज चलती हुई किसी कार या बस में बैठे हैं और कार तेज चल रही है, अचानक कार या बस के सामने कोई आ जाता है या कोई ब्रेकर आ जाता है, और उस समय जो ड्राइवर होता है, जो चालक होता है, वो ब्रेक लगाते हैं। अब सोचिए कि अगर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है। तो होता ये है कि जो कार होती है या जो बस होती है वो रुकती है ना। ब्रेक लगाने पे ये क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और जब ये रुकते हैं तो उसमें बैठा जो चालक होता है वो भी विरामावस्था में आएगा, है ना। लेकिन जो यात्री बैठे होते हैं उनको तो नहीं पता होता कि उसने अचानक ब्रेक लगा दी, और जब उनको नहीं पता होता तो वो कहाँ आ जाते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं, आगे की ओर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब बात बिल्कुल सिंपल सी समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई चलती हुई कार या बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए जो यात्री होते हैं वो कहाँ गिरते हैं, आगे की ओर। कहाँ गिरते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। चलिए अब अगर बात करते हैं कि वैसे ये करने वाला बात नहीं है बट ये समझने वाली बात है। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये पता होगा कि चलती हुई ट्रेन से या चलती हुई बस से कभी उतरना नहीं चाहिए। क्यों, कारण देखो, कारण ये है कि जब उससे उतरा जाता है तो भाई कारण ये होता है कि सबसे पहले जो कार होती है, बस या जो ट्रेन होती है, वो गति की अवस्था में है क्योंकि चल रही है, और उसमें आप बैठे हैं तो आप भी किस अवस्था में हैं, गति की अवस्था में। और उतरते समय आप जैसे ही अपना पैर जमीन पे रखोगे तो जो जमीन है, जो फर्श है, जो प्लेटफॉर्म है, वो किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है ना। अगर वो विराम की अवस्था में है तो आप ये देखते होंगे कि जैसे ही कोई उतरता है तो उतरते ही क्या करता है, वो भी पहले कुछ सेकंड तक उस बस के साथ या उस ट्रेन के साथ उसी दिशा में दौड़ता है ना। क्यों दौड़ता है, कारण ये होता है कि जब वो उस बस या उस ट्रेन के साथ थोड़ी दूर दौड़ेगा तो वो अपने आप को उस गति की अवस्था से पहले कहाँ लेकर आएगा, धीरे धीरे विराम की अवस्था में लेकर आएगा। और जब विराम की अवस्था में लेकर आ रहा होगा तो वो कौन सी इनर्शिया को ब्रेक कर रहा होगा, मोशन को ब्रेक कर रहा होगा, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन को वो तोड़ रहा होगा। यानी अपने आप को वो किस अवस्था से लेकर आ रहा है, गति की अवस्था से विराम की अवस्था में लेकर आ रहा है, यानी अपने उस मोशन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। कह रहा है कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी मोड़ पर, ठीक है, किसी मोड़ पर कोई कार वाला या कोई बस वाला अचानक अपनी गाड़ी को मोड़ देता है। समझना, अगर कोई कार वाला या बस वाला किसी मोड़ पर तेज स्पीड में क्या करता है, मोड़ता है। अगर तेज स्पीड में मोड़ता है तो आप एक बल का और अनुभव करते हो कि आप जो होते हो वो उस मोड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाते हो। यानी जिस दिशा में वो मोड़ रहा है, अगर वो लेफ्ट साइड में मोड़ रहा है तो आप राइट में झुकते हो, और यदि वो राइट साइड में मोड़ रहा है तो आप लेफ्ट में झुक जाते हो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, सिर्फ इसी कारण होता है जो आपको बताया गया। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। ठीक है बेटा, देखो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी है क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वही आपके अब काम आने वाली हैं। ठीक, चलिए अब देखिए जो हमने अभी बात बताई थी उसको समझना है कि इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। तो हमने बताया था किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है, यानी किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है, या हम कह सकते हैं उसके द्रव्यमान से प्रभावित होता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्वागुण होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना ही कम उसका जड़त्वागुण होगा।
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहीं पे बात बता रहे हैं तो हमको पता है कि भारी वस्तुओं की तुलना में हल्की वस्तुओं का जड़त्व क्या होता है? कम होता है। यानी भारी वस्तुओं में हल्की वस्तुओं की तुलना से जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। भारी वस्तुओं में क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होता है? अधिक। हल्की वस्तुओं में क्या होगा? जड़त्व कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। और किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? वो उसके जड़त्व की माप हो जाएगी कि भाई द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा या द्रव्यमान का यूज करके ही हम उसका जड़त्व कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटर में यूज करेंगे I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू क्या लगाएंगे? mr स्क्वायर। ठीक है। अब अच्छा, अगली बात अगर हम बताएं